Assalamu alaikum viewers, hope you're well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video I'm going to discuss with you sterilization by chemical methods. So first of all हम देखेंगे sterilization क्या होती है. Sterilization refers to any process that removes, kills or deactivates all forms of life. यानी ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू उन तमाम लाइफ फॉर्म्स को या बायोलॉजिकल एजेंट्स को किल कर दिया जाए या डीएक्टिवेट कर दिया जाए ताकि वो अपनी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी खो बैठें. अदरवाइज़ वो आपके फ्लड को इक्विपमेंट्स के ज़रिए से आपके एक्सपेरिमेंट को आपके कल्चर मीडिया को कंटामिनेट कर सकते हैं. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, एज़ मच एज़ पॉसिबल स्टरलाइजेशन टेक्निक्स को, स्टरलाइजेशन को मेंटेन रखना होता है. दिस कैन बी अचीव थ्रू वेरियस मेथड्स. तो मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? थ्रू हीट, थ्रू केमिकल्स, थ्रू इरेडिएशन, थ्रू हाई प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन. इन तमाम मेथड से स्टरलाइजेशन अचीव की जा सकती है. और पर्पस आप समझ ही गए होंगे कि इसका मकसद है कि वो माइक्रोब्स, वायरसेस, फंगाई, फंगल स्पोर्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया इटसेल्फ मौजूद हो सकते हैं किसी भी आर्टिकल पे या फ्लड मीडिया के अंदर, जो कि डिसीज़ को ट्रांसमिट कर सकते हैं. और आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो पॉसिबली प्योर अचीव ना हो पाएगा अगर आपने स्टरलाइजेशन ना की हुई. तो इस पर्पज़ से हम स्टरलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं ताकि हर तरह की कंटामिनेशन से अपने एक्सपेरिमेंट को, अपने एंड प्रोडक्ट को बचाया जा सके. सो हियर इन दिस वीडियो हमारा मेन फोकस जो है केमिकल स्टरलाइजेशन पे है. सो व्हाट इज़ केमिकल स्टरलाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय द यूज़ ऑफ केमिकल बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स. यानी ऐसे केमिकल्स जिनमें एबिलिटी है माइक्रोब्स को रिमूव करने की, उन्हें किल करने की, तो वो हम केमिकल स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं. Even if physical methods of sterilization are more appropriate for effective sterilization, लेकिन तमाम जगह पे हम उस फिज़िकल मेथड्स को नहीं, उन फिज़िकल मेथड्स को नहीं यूज़ कर सकते. वाई? बिकॉज कुछ कंपाउंड्स, कुछ मटेरियल्स, कुछ मीडिया जो हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं, वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते. जैसे प्लास्टिक हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गए, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स हो गए. तो उस केस में फिर आप क्या यूज़ करेंगे? केमिकल टेक्निक्स यूज़ करेंगे, केमिकल स्टरलाइजेशन यूज़ करेंगे. और इसके साथ साथ केमिकल स्टरलाइजेशन जो है वो लिक्विड या गैशियस दोनों स्टेट के ज़रिए से की जा सकती हैं. और ये बात भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमने वो केमिकल यूज़ करना है जो कि कंपैटिबल हो उस मटेरियल के साथ, यानी अच्छे से इफ़ेक्टिवली बगैर डिस्ट्रॉय किए स्टरलाइजेशन का पर्पस फुलफिल करे वहाँ पर. बिसाइड्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अडॉप्ट सेफ्टी रूल्स इन द वर्क प्लेस सेफली ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ केमिकल एजेंट्स. यानी वर्क प्लेस सेफ्टी का जो है मद्देनज़र रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन केमिकल से हादसात भी हो सकते हैं, ये केमिकल्स टॉक्सिक इन नेचर भी हो सकते हैं. तो उस पर्पज़ के लिए जो वर्कर्स हैं, वर्क प्लेस की जो सेफ्टी है उसको मेंटेन रखना, सेफली चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा. द केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कैन बी कैटेगराइज, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि लिक्विड एज वेल एज गैशियस. तो जो गैशियस स्टरलाइजेशन है उसमें कौन कौन सी गैसेस स्टरलाइजेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती हैं? देयर इज़ इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन. Moreover, in liquid sterilization, hydrogen peroxide, glutaraldehyde, and hypochlorite can be used. So first of all, let's discuss what is gaseous sterilization. Gaseous sterilization involves the process of exposing equipment or devices to different gases in a closed, sealed or pressurized chamber. Gaseous sterilization more effective technique है as gases can pass through tiny orifice and provide more effective results. यानी एक chamber है, उसको आपने एक प्रेशराइज चैम्बर है, उसमें आप टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन रख सकते हैं. साथ ही साथ आपने क्या गैसेस रिलीज़ किए हैं जिनमें एबिलिटी है उनको उन इक्विपमेंट्स को जो आपने अंदर रखे हैं उनको अच्छे से स्टरलाइज करने की एबिलिटी है. बिसाइड्स गैसेस आर कॉमनली यूज्ड अलॉन्ग विद हीट ट्रीटमेंट व्हिच आल्सो फैसिलिटेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द गैसेस. इसके अलावा भी जो हमारे पास फिज़िकल मेथड्स हैं जिसमें हीट ट्रीटमेंट या हीट स्टरलाइजेशन आ जाता है, तो वहाँ पर भी गैसेस को साथ में यूज़ किया जाता है ताकि दोनों की मदद से अच्छे से स्टरलाइजेशन अचीव हो सके. नाउ there is an issue of release of some toxic gases during the process which needs to be removed regularly from the system. सिस्टम में एक रेगुलर प्रोसेस के दौरान कुछ टॉक्सिक गैसेस का भी रिलीज़ होता है जिनको रिमूव करना रेगुलरली ज़रूरी होता है ताकि किसी किस्म की abnormality ना आए फंक्शन में. The mechanism of action is different for different types of gases. Some of the common gases used for gaseous sterilization are explained. So हमारे mechanism जो है ना गैसेस के अटैक का, वो डिपेंड करता है कि कौन सी गैस यूज़ हो रही है, तो उस हिसाब से वेरी करता है. अच्छा, लेकिन पर्पस ये होता है कि गैस जब एक्सपोज होगी इक्विपमेंट के साथ तो उसके बारीक बारीक पोर्स में भी जाके उसे डीकंटामिनेट करेगी, कंटामिनेशन फ्री करेगी.
इसके अलावा गैसियस स्टरलाइजेशन की अगर हम टाइप्स डिस्कस करें तो सबसे पहले इथाइलिन ऑक्साइड आती है। ये कॉमन गैस है जो कि केमिकल ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है to sterilize, pasteurize, or disinfect different types of equipments and surfaces because of its wide range of compatibility with different materials. क्या है इसका ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम किस सेंस में कि ज़्यादा चीज़ों को अप्लाई की जा सकती है और वहाँ की कंटामिनेशन को रिमूव करने की एबिलिटी रखती है। Treatment often replaces other sterilization techniques like heat, radiation in cases where the objects are sensitive to these techniques. Obviously, जब हमारे objects या fluids thermostable नहीं होंगे, high heat को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो हम chemical treatment ही की तरफ उन्हें लाएंगे to achieve the contamination-free environment. This method is a widespread method used for almost 70% of all sterilizations and around 50% for disposable medical devices. So, ये widespread method इसलिए कि 70% जो ओवरऑल स्टरलाइजेशन उसमें 70% स्टरलाइजेशन इस मेथड के थ्रू, इस गैस के थ्रू अचीव की जाती है। इसी के अलावा जो डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस हैं उन्हें भी डिस्पोज ऑफ करने से पहले डिकंटामिनेट जो 50% तक डिवाइसेस हैं इसी मेथड के थ्रू किया जाता है। The mechanism of antimicrobial action of this gas is assumed to be through the alkylation of sulfur, hydryl, amino, hydroxyl and carboxyl groups on proteins and amino acids of nucleic acids. So microbes में जो हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मौजूद हैं, उनकी प्रोटीन्स जिन चीज़ों से मिलके बनी हैं, जब उनकी एल्काइलेशन कर दी जाएगी तो वो उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है डिज़ीज़ कॉज करने की या चीज़ों को कंटामिनेट करने की वो इनहिबिट हो जाएगी। EO treatment is usually conducted at the temperature range of जब ये गैस हमें देनी होती है तो हमें कितना टेम्परेचर सूटेबल सेट करना पड़ता है 30 to 60 डिग्री के रेंज में for several hours which aids in the activity of the gas. Ethylene oxide kills all known microorganisms such as bacteria, viruses, fungi and is compatible with almost all materials even when repeatedly applied. So, इसकी बार बार एप्लीकेशन भी फ़ायदेमंद है और वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए फ़ायदेमंद है, यानी उनको रिमूव करने के लिए सूटेबल है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। दिस प्रोसेस हाउएवर इज़ नॉट विदाउट ड्रॉबैक्स, लेकिन इस प्रोसेस के भी ड्रॉबैक्स हैं और वो क्या हैं कि जब हमारे पास गैस का लेवल मेंटेन नहीं रहता और जो एब्जॉर्प्शन है इसकी मटेरियल जो इसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो डिक्रीज़ करती है, तो इसके साथ साथ क्या होता है डीसॉर्प्शन का प्रोसेस भी शुरू होता है जिसके थ्रू टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ होती हैं, टॉक्सिक वेस्ट रिलीज़ होता है जो कि फिर से कंटामिनेशन की तरफ ले जाएगा बात को। एंड दिस थिंग के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं जब इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो ड्राइड स्टेट में अप्लाई की जाए, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। जब ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगी, अपना फंक्शन इफेक्टिवली शो नहीं करेगी। इसके साथ साथ सेकेंड जो हमारे पास गैस है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज़ another important highly reactive gas which is used for sterilization. इस गैस को हम ऑब्टेन करते हैं जब हम फॉर्मेलिन को ट्रीट करते हैं या हीट करते हैं 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड की उसे हीट ट्रीटमेंट देते हैं बेसिकली। It possesses broad spectrum biocidal activity and has found application in the sterilization of reusable surgical instruments. तो इस गैस की क्या स्पेसिफिसिटी है कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रीयूज़ करने होते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक बार यूज़ करने के बाद डीकंटामिनेट किया जाता है, तब उन्हें रीयूज़ किया जाता है। तो उन तमाम मेडिकल, डायग्नोस्टिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को या सर्फेसिस को इस गैस के थ्रू जो है वो क्लीन किया जाता है। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट हैव द सेम पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड बट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी ये उस जितनी इफेक्टिव तो नहीं है, उतना ज़्यादा पेनिट्रेट तो नहीं कर पाती, लेकिन इसका पर्पस प्रिंसिपल भी वही है कि माइक्रोब्स के न्यूक्लिक एसिड्स को डिफॉर्म कर देना ताकि वो अपनी एक्टिविटी ना परफॉर्म कर सकें। एज अ रिजल्ट ऑफ द लो पेनिट्रेटिंग पावर इट्स यूज इज़ ऑफन लिमिटेड टू पेपर एंड कॉटन फैब्रिक्स। वो पेपर और कॉटन फैब्रिक्स जो रीयूज़ होना होता है या किसी जगह पे पड़ा होता है जहाँ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा हो, तो उन चीज़ों को क्लीन करने के लिए फिर हम ये वाली गैस इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड कैन जनरली बी डिटेक्टेड बाय स्मेल एट कंसंट्रेशन लोअर देन दोज परमिटेड इन द एटमॉस्फेयर एंड दिस कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग लीकेज और अदर सच एक्सीडेंट्स। तो फॉर्मेल्डिहाइड को एक कंट्रोल्ड अमाउंट में हमें रिलीज़ करना होता है और अगर इसकी अमाउंट एक्सेस चली भी जाए तो स्मेल इसके बैड ऑर्डर की वजह से रियलाइज़ कर ली जाती है और इसे कंट्रोल करना आसान होता है। Next is nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide is a rapid and effective sterilant that can be used for the removal of common bacteria, fungi, and even spores. Nitrogen dioxide has a low boiling point which allows a high vapor pressure at standard temperature.
This property of NO2 enables the use of gas at standard temperature and pressure. क्योंकि इसमें वेपराइज होने की एबिलिटी है तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इसे प्रॉपरली यूज़ किया जा सकता है. The biocidal action of this gas involves the degradation of DNA. अब ये किस पे अटैक कर रही है? जेनेटिक मटेरियल पे, डीएनए पे, बाय द नाइट्रेशन ऑफ फॉस्फेट बैकबोन. हमें पता है डीएनए जो है वो 3 मेन कंपाउंड्स फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस एंड कार्बन, 5 कार्बन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उस पर मुश्तमिल होता है. तो उसमें से जो फॉस्फेट बैकबोन है उसकी नाइट्रेशन कर दी जाती है इस केमिकल गैस के थ्रू, which results in lethal effects on the exposed organism as it absorbs NO2. और उसके ऊपर जो किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर फ्लूइड के अंदर जो माइक्रोब्स होंगे तो उनको किल करने के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है. एंड एडवांटेज ऑफ दिस गैस इज दैट नो कंडेंसेशन ऑफ द गैस occurs on the surface of the devices because of the low level of gas used and high vapor pressure. This avoids need for direct aeration after the process of sterilization. यानी ये किसी भी सरफेस पे जाके कंडेंस नहीं होती, लिहाजा एप्लीकेशन के बाद इसे फ़ौरन ड्राई करने की ज़रूरत नहीं रहती. Ozone. Ozone is the fourth gas. Ozone is highly reactive industrial gas that is commonly used to sterilize air and water samples and as a disinfectant for surfaces. Ozone is a potent oxidizing property that is capable of destroying a wide range of organisms, including prions, without the use of hazardous chemicals, as ozone is usually generated from medical grade oxygen. So it can be generated by medical grade oxygen. So this is compatible for use in the laboratory. Similarly, the high reactivity of ozone allows the removal of waste ozone by converting this ozone into oxygen by passing it through a simple catalyst. And moreover, if the concentration of this ozone is high, we can easily convert it into oxygen by the help of a simple catalyst. However, because ozone is an unstable and reactive gas, it has to be produced on site, which limits the use of ozone in different settings. So due to its high rate of reactivity and instability, we have to use it only on site. So this restricts its use. It is also very hazardous and thus only be used at a concentration of 5 ppm. For the workers who are working there, it can be hazardous for them. So a controlled amount must be used of 5 ppm, which is 160 times less than that of ethylene oxide. Means we were able to use ethylene oxide in large amount, but in case of ozone, we have to do its limited use. Now, let's discuss liquid sterilization. Liquid sterilization is the process of sterilization which involves the submerging of equipment in the liquid sterilant to kill all viable microorganisms and their spores. Although liquid sterilization is not so effective as gaseous sterilization, although it is appropriate in conditions where a low level of contamination is present. So for high level contamination, for the purpose of deep penetration, we use gaseous sterilization. लेकिन liquid sterilization जब किसी जगह कंटामिनेशन थोड़ी है तो हम लिक्विड स्टेरिलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं. Different liquid chemicals used for liquid sterilization includes hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is the most important chemical. It is very strong oxidant and can also destroy a wide range of microorganisms. It is useful in the sterilization of heat or temperature sensitive equipment like endoscopes. In medical applications, a higher concentration is used. H2O2 has a short sterilization cycle time as these cycles are as short as 28 minutes, where ethylene oxide has cycle that is as long as 10 to 12 hours. तो ये liquid sterilization का gaseous sterilization के ऊपर एक plus benefit हो गया कि 28 minutes की ही application enough होगी, जबकि ethylene oxide जब आपने किसी चीज़ के साथ उसे expose किया तो आपको at least 10 to 12 hours देने पड़ेंगे. However, hydrogen peroxide has drawbacks like low material compatibility, lower capacity of penetration, and associated health risk. ये बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि इसकी पेनिट्रेशन पावर लो होती है और लो लेवल की जो कंटामिनेशन होती है उसे रिमूव करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा मटेरियल्स इसके साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं और इसके साथ हेल्थ रिस्क्स भी एसोसिएटेड हैं. Vaporized hydrogen peroxide is used to sterilize largely enclosed and sealed areas, such as entire rooms and aircraft interiors. तो इस तरह के बड़े लेवल्स पे जो है स्टेरिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से एक्सपोज करते हैं, इस लिक्विड का यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंड
केमिकल है जो कि लिक्विड इन नेचर है, उसका नाम है ग्लूटारल्डिहाइड. Glutaraldehyde is an accepted liquid sterilizing agent which requires comparatively long immersion time. For the removal of all spores, it requires as long as 22 hours of immersion time. पिछले में हमें सिर्फ 27 मिनट्स रिक्वायर्ड थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये डीपली स्पोर्स तक को डिग्रेड कर रहा है तो 22 आवर्स रिक्वायर्ड हैं. तो कि आप इसको एक्सपोज रखें कंटामिनेटेड साइट के साथ, के ऊपर या के साथ, whatever. The presence of solid particles further increases the immersion time. यानी जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं, अगर वो भी कंटामिनेशन के तौर पर चीज़ों में मौजूद हैं तो इससे 22 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है उन्हें भी रिमूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. द पेनिट्रेशन पावर इज़ ऑल्सो मीगर एज इट टेक्स आवर्स टू पेनिट्रेट अ ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़. सो पेनिट्रेट करती है ये लिक्विड, लेकिन ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है. द यूज़ ऑफ ग्लूटारल्डिहाइड इज़ thus limited to certain surfaces with less contamination. That's it for this video. Hope you have understand all the types and subtypes of chemical sterilization. And stay tuned. Don't forget to support this channel. Stay blessed as well.